कर दो स्टार्ट। हाँ भाई, तो कल बात कर रहे थे हरित क्रांति के बारे में। बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को सारी बता दी थी और अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। पहली बात, तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी योजना अवकाश के टाइम। और योजना कौन सी चल रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में ये शुरू हो जाती है। टोटल इसका टाइम पीरियड जो रहता है वो रहता है 1966 से 69। फिर सबसे ज़्यादा लाभान्वित फसल कौन सी रही? एक तो रही गेहूं और एक रहा धान मतलब चावल। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। वैश्विक स्तर पर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। अब इसको एक भाषा दे लेते हैं, समझा मैंने कल दिया ही है। लिखते जाओ। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में वर्ष 1966 में हुआ। जबकि क्रांति का संपूर्ण समय हरित क्रांति के जनक अब दोनों ही लिख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर तो कौन से हैं? नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित फसल क्या कह सकते हैं? खाद्यान्न। क्योंकि मूल रूप से कहा किसे गया? खाद्यान्नों को ही उत्पादित करने के लिए कहा गया। गेहूं और चावल, चावल को धान। ये उत्तर भारत और ये देखो इतना
देख लिया। आप लोग तो नीचे कंटिन्यू कर लेना, मेरी जगह नहीं है इसलिए लिख दिया है।
हमें लिख लिया। अब 2-3 लाइनें और लिखो इसमें, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसलिए बार बार लिखवा रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा सा आप लोग भी गंभीरता से लेना। बात करते हैं गरीबी हटाओ का नारा। आज तो रूस ही है ये। हाँ वे डन। अब ये तो कल अपन ने समझ लिया, आज लिख ली। तो इसके बाद में अगर हम क्रांतियों की बात करेंगे तो एक और क्रांति इंपॉर्टेंट है। क्रांति का नाम आप सब लोगों ने सुना है, नाम है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित रही है। पहले तो ये समझ लो, इसको समझा देता हूँ, लिख बाद में लेंगे। भाई साहब, भारत में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ, और भारत में क्या हुआ, भारत से ही श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ है। कैसे हुआ है? बात है साल 1970 की। 1970 की जब बात करते हैं, भारत के पशु वैज्ञानिक थे, नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को एक टास्क दिया गया भारत सरकार के द्वारा, एक तरह से एक निर्देश दिया गया कि भाई भारत को कम से कम ये कि दूध उत्पादन में अच्छे खासे स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसका तरीका क्या हो सकता था कि भाई आप ऐसी, खास तौर पे तो भैंसों और आंशिक रूप से गाय, ऐसी नस्लों का जो है विकास करो। हाइब्रिड नस्लें भी होती हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं हेलिस्टीन गाय है, या जैसे मुर्रा भैंस है, ये सब हाइब्रिड वाली हैं। हाइब्रिड का मतलब दो अलग नस्ल की भैंसों को मिलाकर कोई तीसरी प्रकार की नई नस्ल तैयार कर देना जिसमें उन दोनों के गुण दिखाई दे। तो इन्होंने क्या किया, भैंस और गायों की ऐसी नस्लों का विकास किया। तो पहली बात तो जिनकी दूध देने की क्षमता अधिक हो, और दूसरा
इनके दूध में पोषक तत्वों की अधिकता हो। तो अगर दूध देने की क्षमता अधिक होगा तो कुल उत्पादन में वृद्धि होगी दूध के, और उसी को सही मायने में श्वेत क्रांति कहा जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम था, शायद हिंदुस्तान की कोई ऐसी परीक्षा इसमें कभी न कभी ना पूछा गया हो ये क्वेश्चन, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, मतलब एक प्रकार से दूध की बाढ़ आ जानी चाहिए, ऐसा इतना उत्पादन करना है दूध का। और भारत को समय जरूर लगा पर भारत ने किया भी। 2013 से लेकर और आज दिन तक लगातार 10 साल हो चुके हैं। देख लो भारत दूध के उत्पादन में पूरी दुनिया में कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है। और जहाँ तक प्रतीत होता है पहले नंबर पर ही रहेगा आने वाले 10-20-50 साल भारत। तो वो मेहनत जब वहाँ से करना शुरू की थी उसने फायदा दिया अंत में यहाँ पर आकर। तो धीरे 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 हमने करना शुरू किया। अब इनको एक जगह भी चाहिए थी, तो इनको जगह दी गई कहाँ पर, आणंद या आनंद गुजरात में। आपने एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, अमूल। ये अमूल, देखो जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान का ब्रांड है, उसका नाम है सरस। आप राजस्थान के बाहर चल जाओ, आपको दूर दूर तक कोई सरस वरस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टेट का ब्रांड है। अब एमपी में जाओगे वहाँ पर है सांची, मतलब हर स्टेट का अपना ब्रांड होता है। जब आप अमूल की बात करते हो ना, तो मैंने पहले भी बताया और वापस बता रहा हूँ आप लोगों को, ना केवल ये पूरे देश का ब्रांड है, पूरे इंडिया में मिलेगा, पूरी दुनिया में मिलेगा। आज की तारीख में नए नए करते करते कम से कम कितने देशों में, 70 देशों में अमूल के आउटलेट्स हैं। अमूल आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, कनाडा में भी मिलेगा, यूके में भी मिलेगा, इंडिया में भी मिलेगा, त्रिवेंद्रम में मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा, अरुणाचल में मिलेगा और गुजरात में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। आप कहीं पर भी चले जाओ आप पूरी दुनिया में अमूल के प्रोडक्ट। और अब तो अमूल का दूध ही नहीं आता, दूध, छाछ, लस्सी, चॉकलेट, आइसक्रीम, पता नहीं क्या क्या आता है। बहुत बड़े स्तर पर काम किया है इन्होंने, और आज पूरे दुनिया में जाने जाने वाला ग्लोबल ब्रांड है दूध और इससे संबंधित उत्पादों के निर्माण में। तो इन्होंने 1970 से ये काम किया है। भाई आनंद मिल्क से ही शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अमूल लिमिटेड। तो आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी दूध उत्पादन कंपनी है। यहाँ से काम इन्होंने शुरू किया था और यही थी श्वेत क्रांति। क्लियर हो गया मामला। लिख लो, श्वेत क्रांति। बात करेंगे प्रारंभ कब हुई, 1970। प्रणेता, जनक, पापा, मम्मी जो भी थे वो ये थे इसके, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। पशु वैज्ञानिक थे। इसके बाद प्रारंभिक स्थान आनंद भी लिखा हुआ है किताबों में और आनंद भी लिखा हुआ है, अपन दोनों ही लिख देते हैं। कहाँ पर है, गुजरात में। उद्देश्य क्या था, भारत को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश बनाना। अग्रणी देश मतलब पहले नंबर का। ऑपरेशन फ्लड, ये अच्छी तरह रट लेना ये ऑपरेशन फ्लड को। बार बार बोल रहा हूँ, एक परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें नहीं पूछा है आज तक ये ऑपरेशन फ्लड।
सर्वाधिक दुधारू पशु, दुधारू मतलब होते हैं दूध देने वाले पशु। अब ये दो क्रांतियां तो यहाँ पर हो गई। अब बाकी क्रांतियों में कुछ फसल क्रांतियां भी लिख लेंगे, और जो है जो उत्पाद हैं उनसे संबंधित क्रांतियां भी लिख लेते हैं। परीक्षाओं में आता बहुत है ये, और आपने खुद ने भी पढ़ा होगा, अभी लिखूंगा तो खुद को याद आ जाएगा कि इनमें से अगर आपने अभी तक ज़्यादा नहीं 2 5 7 परीक्षा भी दी तो ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिला होगा आपको। जैसे लिखते हैं ना, लाल क्रांति, पीली क्रांति, हरी, बैंगनी, गोल्ड, काला, ढिमका, 70 तरह के रंग। हमें लिख लिया सबने? हटा दे। अब यहां पर लिखेंगे क्रांति, और यहां पर लिखोगे संबंधित उत्पाद। हाँ, अब इसमें फसलें भी लिख लेंगे, कुछ और भी लिख लेंगे थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो लिखेंगे गोल क्रांति। किससे हो जाएगा गोल क्रांति का संबंध? आलू उत्पादन। फिर लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध दो उत्पादों से है, या तो मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन। फिर बात करेंगे नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति मछलियों में भी एक प्रकार की मछली होती है, इसे बोलते हैं झींगा मछली। तो झींगा उत्पादन या झींगा मछली उत्पादन। बात कर लेते हैं काली क्रांति के बारे में। काली क्रांति का जो संबंध है वो फसलों से भी है, और एक तो फसल में अपन देखेंगे तो क्या, अफीम। पहले बताया था अफीम ऐसी फसल है जिसके उत्पादन के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे नहीं उगा सकते आप अफीम। ठीक है। और अगर हम वैसे देखें तो क्रूड ऑयल, या हम कह सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादन। इसके अलावा कोयला उत्पादन भी काली क्रांति के अंतर्गत ही आता है। फिर आ जाता है सलेटी क्रांति। नाम से रंग से दोनों से पता पड़ रहा है कौन सा उत्पादन, सीमेंट उत्पादन। फिर है हरी क्रांति। हरी क्या?
पीली पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा सरसों या तिलहन उत्पादन। क्योंकि पहली बात तो ये कि तिलहनों में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित किया जाता है, तिलहनों का राजा कहलाता है कौन, सरसों। तिलहन क्या होते हैं, जिनसे तेल निकाला जाता है, वो सब तिलहन। तो तिलहनों के आधार पर अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा उत्पादित क्या ही की जाती है, सरसों ही उत्पादित की जाती है। हालांकि और भी होते हैं, जैसे सोयाबीन का भी तेल निकाला जाता है, इसके अलावा तिल का भी तेल निकाला जाता है, ठीक है, सूरजमुखी का भी तेल निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल होता है किसका, सरसों का, इसलिए तिलहनों का राजा कहते हैं। और पीली क्रांति का संबंध होता है इससे। फिर है भूरी क्रांति, या इसी को बोल देते हैं कई बार धूसर। भूरी या धूसर क्रांति का संबंध हो जाएगा उर्वरक या खाद्य प्रसंस्करण। ये खाद्य प्रसंस्करण या उर्वरक क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स। अब दो तरह के होते हैं, एक तो है यूरिया, रासायनिक उर्वरक है। यूरिया तो सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, लेकिन आप अगर देखोगे कौन सा उर्वरक, जैसे गोबर है, वो भी तो खाद ही है। और ये तो यूरिया तो अभी आया 10 20 50 100 साल में, पहले गोबर ही खाद के रूप में काम आता था, गाँव में आज भी आता है। उसको उससे रिलेट करते हुए दूसर क्रांति खाद्य प्रसंस्करण या उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर है बादामी क्रांति। मसाला उत्पादन। फिर स्वर्णिम क्रांति, इसको सुनहरी भी बोल देते हैं। फल एवं सब्जी उत्पादन, देखो हटा दे भाई। देखोगे सिलिकन क्रांति। सिलिकन क्रांति की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ये बटन पंखे सभी सिलिका के बने होते हैं। के बाद है स्वर्णिम रेशा, इंग्लिश में बोले तो गोल्डन फाइबर क्रांति। स्वर्णिम रेशा या गोल्डन फाइबर क्रांति। स्वर्णिम रेशा किसका होता है, ये रहा स्वर्णिम रेशा तुम लोगों के सामने। जूट को बोला जाता है, और जूट को पटसन भी बोला जाता है। रजत रेशा या बोलते हैं सिल्वर फाइबर।
रजत रेशा या सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध हो जाएगा कपास उत्पादन। रुई बनती है, फिर कपड़े बनते हैं उससे। और बात करें अगर रजत क्रांति की, तो हो जाएगा अंडा उत्पादन या कुक्कुट पालन। देसी भाषा में बोले तो पोल्ट्री फार्मिंग। फिर है अमृत क्रांति। ये अमृत क्रांति क्या है ये समझो, लिख लेना, बाद में समय दे दूंगा। देखो, जब अमृत क्रांति की बात करते हैं ना, तो अमृत की तुलना की गई है हमारे सभी प्राचीन ग्रंथों में, पानी को अमृत के तुल्य बताया गया है। ठीक है, तो देश के जो पहले प्रधानमंत्री, थोड़े समय पहले के प्रधानमंत्री थे, आपने नाम सुना, अभी तो दिवंगत हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका एक प्रोजेक्ट था, वो चाहते थे कि भाई एक नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है, और बरसातों के दिनों में तो इसमें क्या ही आ जाती है, बाढ़ आती है। एक नदी ऐसी है जिसमें बरसातों में पानी नहीं आता, सूखी रह जाती है, या केवल बरसाती नदी है, मौसमी नदी है, बरसात होगी तो पानी है, और वर्ष के अधिकतम महीनों में सूखी रहती है। ऐसी बहुत सारी नदियाँ। तो अटल जी ऐसा चाहते थे कि इन नदियों को क्यों ना आपस में जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये जो मुख्य नदी है जिसमें बारिश के दिनों में बाढ़ आई, हम पूरा पानी तो संग्रहण नहीं कर सकते, बांधों पर भी नहीं रोक सकते। कई बार आप देखते हो कि बांध की जल भराव क्षमता ओवरलोडेड हो जाती है, तो पानी छोड़ना पड़ता है फिर वहां से भी, तो वो पानी अंत में समुद्र में जाकर बेकार है समुद्र में जाने के बाद। तो अटल जी का प्रस्ताव ये था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो सारी नदियों में पानी रहेगा, साल भर पानी रह पाएगा, और उससे भी बड़ी बात, सबको सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा, इस नदी के आसपास रहने वाले लोगों को भी, इस नदी के आसपास रहने वाले लोगों को भी। एक तो वैसे पानी उपलब्ध हो जाएगा, पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ पर पानी व्यर्थ नहीं होगा, और इन दोनों के बीच, नदियों के बीच का जो जल स्तर है, भूजल स्तर है, पानी के भाई जमीन के अंदर के भी तो भूजल होता है, वो जल स्तर भी बढ़ेगा। एक नदी जो सूखी ही रहती है उसमें भी पानी रहेगा, आसपास के क्षेत्रों से जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, और भी चार चीज़ों के लिए काम आएगा पानी। मत्स्यन भी होता है वहाँ पर, मछली पालन भी किया जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट था जिसको अटल जी ने नाम दिया अमृत क्रांति का, और अमृत क्रांति का मतलब है नदी जोड़ो परियोजना। राजस्थान की दो नदियों को ये नदी जोड़ो परियोजना के तहत सबसे पहले जोड़ा जाएगा। ये 20 साल से सुनते तो मैं आ रहा हूँ, और क्या ही पता 20 साल और तुम सुन लेना। ये दो नदियों का नाम है, एक नदी का नाम है काली सिंध। ये वो दो नदियां हैं जिनको सबसे पहले जोड़ा जाएगा, काली सिंध, और काली सिंध के पास में बहती है कौन सी नदी, पार्वती। इन दोनों नदियों को ये नदी जोड़ो परियोजना के तहत अमृत क्रांति के तहत जोड़ा जाएगा। क्लियर हो गया अमृत क्रांति क्या है, और नदी जोड़ो परियोजना को ही क्या कहा जाता है, एक प्रकार से अमृत क्रांति। अच्छा ये बताओ फिर, ये क्या है, नदी जोड़ो तो वहां कर दी, फिर ये क्या है। भ्रष्टाचार। मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रकार से कहने वाली बातें सब।
तो 10-12 तो हो ही गई होंगी ये। इतनी कर दोगे तो बाकी के भी कर दोगे, वैसे जाएगा नहीं इसके बाहर। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो ऋतुओं के आधार पर फसलें मूल रूप से कितने प्रकार की होती है भाई साहब? 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद। पहले समझाया, वापस एक बार हल्का सा समझा दूंगा, उसके बाद लिख लेंगे। सबसे पहले अपन खरीफ से शुरू कर लेंगे। कारण क्या है, ये जो अभी मौसम चल रहा है, और भी महीने भर पहले आप चले जाओ, और चाहे 2 महीने पहले चले जाओ, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? मानसून के आने पर जून जुलाई में बोया जाना, और उसको काटा जाता है कब? अक्टूबर नवंबर में। दीपावली के आसपास फसल कटती है ग्रामीण क्षेत्रों में, आप जानते हो। तो जून जुलाई में मानसून के आने पर तो बो दिया जाता है, और दीपावली पे काट लिया जाता है। उसी वजह से तो दीपावली के अगले दिन क्या, कौन सी पूजा होती है? गोवर्धन पूजा। उसमें देखा होगा आपने, जैसे वहाँ पर भी पौधे वगैरह लगाते हैं, उसका कारण वही होता है, वो प्रतीकात्मक वो होता है कि भाई अन्नकूट कहा ही इसलिए जाता है उसको। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा, खरीफ की फसल। अब जैसे खरीफ की फसल काट ली तो फिर बोई जाएगी कौन सी फसल? रबी की फसल। तो वही अक्टूबर नवंबर में बोया जाना, और काटा कब जाना? मार्च अप्रैल में। और मार्च अप्रैल का मतलब कौन सा त्यौहार आता है हमारा? होली। होली के आसपास काटा जाना, जैसे सरसों गेहूँ इत्यादि काटते हैं उस टाइम पर। तो ये दूसरी फसल हो जाती है। तो 2 बड़ी फसलें हमारी कब आ रही है? होली और दिवाली। एक होली पर आ रही है और दूसरी दिवाली पर आ रही है। मार्च अप्रैल तक पहुंच गए तो तीसरी फसल बोएंगे हम, कौन सी? जायद की फसल। जायद की फसल राजस्थान में ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी जायद की फसल लिख लेते हैं कि जायद की फसल को बोया कब जाता है? मार्च अप्रैल में बोया जाता है, और इसको काट लिया जाता है कब? मई जून में। ज़्यादातर मामलों में हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने यहाँ पर तो फूट कांकड़ी भी नहीं बोते इतना, चारा ही बो देते हैं। वैसे खेत खाली पड़े हैं तो भाई चारा डाल दिया। तो रिंजका वगैरह जो होता है भैया, उसको चरी भी बोल देते हैं स्थानीय भाषा में। ठीक है, चरी बो रखी है या रिंजका बो रखा है, पशुओं को जो चारा खिलाते हैं वही होता है। इसके अलावा तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये भी जो पानी वाले क्षेत्र है वहाँ पर बोया जाता है। जब पानी नहीं हो तो हो ही नहीं सकते, ये चीज़ है। हेडिंग डालोगे ऋतुओं के आधार पर, इंडेक्स बनानी है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। और 3 सेक्शन बनाएंगे इसमें अपन लोग। पहली है, अच्छा यहाँ लिखेंगे फसल का प्रकार। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे सस्यावर्तन काल। क्या बला है? सस्यावर्तन काल, बला का नाम है ये। इसमें पहली फसल लिखेंगे कौन सी? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल का सस्यावर्तन काल क्या होगा भाई? मानसून के आने पर जून जुलाई।
में बोया जाना एवं अक्टूबर नवंबर में काटा जाना। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते, दीपावली के आसपास। बाजरा, ज्वार, ज्वार, मक्का, सरसों, अलसी, तारामीरा, जीरा। ये भाई जो माइनर फसलें ना जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर देखकर, ये परीक्षाओं में बहुत पूछ गई। धनिया, मेथी। सरसों का, अच्छा सरसों लिख दी कि इसमें मैंने, सॉरी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बस यही हटेगी। तारा मेरा कोई दिक्कत नहीं, साल भर होता है आजकल। सरसों तो हटेगी, सरसों रबी में आएगी, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत रहो। अजवाइन, प्याज, लहसुन। कल मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था, आप लोगों को याद हो तो, और अभी और बता भी दूंगा। इसबगोल और मसूर की दाल। इसबगोल साल भर उगता है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मुझे बताओ टमाटर कब उगाते हो तुम लोग? साल भर का मतलब माह के, वर्ष के अधिकांश माहों में उगाई जा सकती है। अधिकांश का मतलब राजस्थान में 3 महीने गिनाए गए, 27 जून से लेकर और 27 सितंबर, 3 महीने हैं जब बारिश मानी गई राजस्थान में। बाकी के 9 के 9 महीने उगा सकते हो। अब जैसे वही अधिकांश सब्जियां हैं जो बिना मौसमी सब्जियां हैं, जैसे आलू है, जैसे आपका टमाटर है, प्याज है, कब उगाते हो इनको? कभी तो उगाओगे, तो किसी में तो रखना पड़ेगा। 6 महीने तक नहीं रखते कोल्ड स्टोरेज में भी, तो महीने 15 दिन ही रखोगे। ऐसे तो है नहीं कि 4 महीने रख लोगे उसको। तो आ कहाँ से रहा है, उगाया जा रहा है, वो चीज़ है। और राजस्थान की मुख्य फसलों की जैसे बात करें ना अपने, तारा मीरा, जीरा, धनिया, मेथी, इनको थोड़ा सा देख लेना। ये मैंने अतिरिक्त देखकर इसलिए लिखी क्योंकि परीक्षाओं में आने लग गई ये मुख्य फसलें। सबको याद है भाई, एग्जामिनर को भी याद है, स्टूडेंट को भी याद है कि भाई ये इसमें आती है, लेकिन जीरा का पता नहीं है, मेथी का पता नहीं है, उस वजह से ये लिख लिया। दूसरे पे बढ़ जाते हैं, कहाँ पर हम? रवि नहीं, ये 101% आप निश्चिंत रहो। एक जहाँ पर था, जहाँ पर मैं होता हूँ ना, वहाँ पर तो चौड़ा होकर गलती मानता हूँ, और जहाँ पर नहीं हूँ वहाँ पर भी चौड़ा होकर अड़ जाता हूँ। नहीं है, कारण है मेरे पास, तर्क है। आप इसको काटे कर दो, कितने में मान लूंगा, फिर सबको सही करवा देंगे, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। जहाँ मैं गलत हूँ मुझे मानना चाहिए। मैं अपनी जिद की वजह से स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत करवा दूँ, अब यहाँ पे अड़ जाता, क्या मतलब बनता है इसका भाई? गलत है तो गलत है, बाय मिस्टेक लिख दिया गलत, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? आगे और क्षेत्रों का फर्क पड़ता है, इसलिए आप लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है। आप लोग या तो पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी राजस्थान से आते हो, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। आप ओवरऑल इस चीज़ को सोच के देखो एक बार। रबी की बात करेंगे तो भाई अपन कहाँ तक पहुँच चुके थे? अक्टूबर नवंबर, यहीं से यही क्षेत्र उठाएंगे, यही टाइम उठाएंगे। अक्टूबर नवंबर में बोया जाना एवं, यहाँ लिख देते, मार्च अप्रैल में काटा जाना। याद रखने के हिसाब से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? कौन सा त्योहार? होली के
आसपास। प्रमुख फसलों की बात करेंगे, दो तो सब जानते ही हो, दो, एक तो कौन सी, सरसों, एक गेहूं। पहले ये दोनों दबा के पूछें खूब। फिर है जौ, चना, मटर, अलसी, गड़बड़ है। हम लिख रहे हैं रबी, है ना। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है भैया मामला, जहाँ से लिखा है वहाँ भी गड़बड़ है फिर। ये वाला सेक्शन छोड़ ही दो इधर का, गलत लिखवाएंगे उससे अच्छा नहीं लिखवाएंगे। 7-8 फसलों में गड़बड़ हो जाएगी वरना एक साथ में। तीसरी है जायद। जायद कहाँ से कहाँ तक रहेगा? मार्च अप्रैल तक पहुँच गए तो शुरू तो यहीं से करेंगे। मार्च अप्रैल में बोया जाना एवं मई जून में काटा जाना। इस टाइम तो कोई ऐसा त्यौहार आता नहीं है। ये पूरा का पूरा सेक्शन साफ ही करेंगे, इसको कल लिखवाएंगे। इसको थोड़ा सा पेंडिंग पे डालो आप, गलत लिखवाऊँ उससे अच्छा है कि मैं सही करके देख के और फिर बता दूँ। सेक्शन तो पूरा ये याद हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा, देसी भाषा में बताओ मुझे, रबी की फसल को क्या कहते हैं? खरीफ को क्या बोलते हैं रबी को, और इसको क्या बोलते हैं? जैसे इसका बता देता हूँ मैं, लो, चौमासिक फसल बोल देते हैं ना सा। चौमासा, शाड़ा, रुंदाड़ा, 3 नाम। मतलब पूछता नहीं है तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। रुंदा खरीफ को बोलते हैं चौमासा। और ये लिखना मत इसको, ये तो लिख दिया मैंने वैसे, क्योंकि ये मैं क्यूरोसिटी के हिसाब से पूछा है। जायद को क्या बोलते हैं? हाँ गड़बड़ है थोड़ा सा। ये सब पता नहीं, मैं जहाँ जहाँ पर पूछता हूँ सब अपने अपने अलग अलग बताते हैं कि नहीं हमारे तो इसको चौमासिक बोलते हैं, कोई बोलता है हमारे इस वाड़ी को चौमासिक बोलते हैं। लॉजिकली वैसे चौमासिक पे वो जाएगी भाई। 3 फसलें हैं, चाड़े की, उंदाड़े की और चौमासे की। 3 ही तो फसल है मोटे मोटे तौर पर, और इन तीनों को ये देसी भाषा में ये नाम हो जाता है अपना, ठीक है।